लोग ये समझते हैं कि AI टूल को यूज़ करना बस ये है कि जी मैंने cursor.ai इंस्टॉल कर लिया, उसको अपना कोड बेस मैंने उसमें खोल लिया और बस उसको मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखता गया और वो मुझे बताता गया, मैं करता गया। AI टूल्स को जाके समझें कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी वाइब कोडिंग के ऊपर कि AI टूल्स को प्रोग्रामिंग लर्निंग के लिए क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। कुछ लोगों को उससे ये गलतफहमी होगी कि मैं शायद ये कह रहा हूँ कि सिरे से AI टूल्स को यूज़ ही नहीं करना चाहिए कोडिंग के लिए। तो इस वीडियो में मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि AI टूल्स को आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, लेकिन दोनों बातों में फ़र्क को ज़रा समझें। एक बात यह है कि जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उस टाइम पे AI टूल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, और वो भी इस तरीके से कि आपने वहाँ पे उसको कहा, वहाँ से कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया, या आपने प्राइमरीली उसको कहा कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो और फिर आप सिर्फ उसको बैठ के रीड कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है इससे मैंने मना किया था। इस वीडियो के अंदर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि AI टूल्स को यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए ये मजबूरी हो जाएगी एक किस्म की। इंडस्ट्री ने आपके ऊपर ये रिक्वायरमेंट लगानी है। ये ऐसा ही है जैसे हम छोटे बच्चों को कहते हैं कि भाई तुम पहले मैथ्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन खुद करो, LCM खुद निकालो। ये नहीं कि सारी उम्र उसने खुद ही करना है, एक दफ़ा खुद निकालना भी ज़रूरी है, फिर उसके बाद कैलकुलेटर, कंप्यूटर को यूज़ करके उनको जल्दी निकालना भी ज़रूरी है। तो इस वजह से AI टूल्स को शुरू में न यूज़ करना भी ज़रूरी है और बाद में उनको यूज़ करना भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताऊँगा कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने टारगेट करना है थोड़ा सा। सो बेसिकली आपने शुरू में ये करना है कि आपने AI टूल्स को सिर्फ इस हद तक रखना है कि अगर आपको नहीं समझ आ रही, आपने अपना पूरा एफर्ट लगाया किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आपने अपना एफर्ट लगाया, कोड लिखा, कोड को रन किया, उसको डीबग किया, उसके बाद जाके नेट पे सर्च किया। एग्जिस्टिंग स्टैक ओवरफ्लो बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, उसको यूज़ करें, बहुत प्यारा रिसोर्स है वो। वहाँ से प्रॉब्लम को देखें, कुछ करने की कोशिश करें। ये आपकी ब्रेन की जो एक्सरसाइज है इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर बिल्कुल थक हार के आपसे नहीं हो रहा तो फिर आप ये करें कि अपने पीयर से पूछें, वो भी अगर पॉसिबल नहीं है, कुछ लोगों को सोशल एंग्जाइटी का मसला होता है, तो फिर चैटबॉट के पास जाएं, उसको कहें, लेकिन उस वक्त भी उसको कहें कि मुझे सोल्यूशन दो, उस सोल्यूशन को समझें और एटलीस्ट टाइप खुद करें। सिर्फ ये टाइपिंग अगर आप खुद करेंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग के अंदर फ़ायदा होगा। तो यहाँ तक तो इस बात को रखें। फिर जब आप एक एरिया में अच्छे हो गए हैं, फिर उसके बाद AI टूल के ऊपर आएँ। कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ। एक एग्जांपल ले लें फ्रंट एंड की। आपने शुरू में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट खुद लिखना है, आपने रिएक्ट को खुद लिखना है, रिएक्ट को बैकएंड के साथ खुद कनेक्ट करना है, API को खुद कॉल करना है, ताकि आपको समझ आए कि काम किस तरीके से हो रहा है। एक दफ़ा जब हो गया, उसके बाद खोलें, बेशक cursor.ai खोलें, विंडसर्फ खोलें, जो लेटेस्ट टूल आया हुआ है उसको खोलें, उसके ज़रिए से टाइम बचाने के लिए उसको यूज़ करें। एक दो दफ़ा उसको जब आपने कर लिया, आपको समझ आ गई, आपके जहन में वो बात बैठ गई, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आपको थोड़ा सा उससे पीछे होना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है टाइम चेंज हो रहा है। तो अगर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि AI टूल के ज़रिए से वो कैसे करना है उसको भी करें। तो पहले एक काम करें फ्रंट एंड का, उसको आपने कर लिया, उसके बाद फिर आप AI टूल के ज़रिए से वही काम करें। और अब जब आप करेंगे तो एक तो ये फ़र्क होगा कि आपका टाइम बचेगा। नंबर 2, जब वो कोई गलती करेगा तो आपको एग्जैक्टली प्रिसाइसली पता चलेगा कि किस जगह पे गलती कर रहा है। आप उसको ये नहीं कहेंगे कि फिक्स इट या मेक इट बेटर, मेक इट फास्टर, इस तरह आप उसको नहीं कहेंगे। आप उसको स्पेसिफिक बात बताएंगे। अगर मिसाल के तौर पर आपने डिज़ाइन पैटर्न पढ़े हुए हैं तो आप उसको कहेंगे कि भाई इसके ऊपर ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न मैं लगाना चाह रहा हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो इसके साथ। बात समझ आ गई? अगर ये बात नहीं समझी तो खैर स्पेसिफिक एग्जाम्पल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि जब स्पेसिफिक चीज़ आपको पता है तो आप उसको गाइडेड चला सकेंगे, आप काम तेज़ भी कर सकेंगे, प्लस आप काम बेहतर तरीके से भी कर सकेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग भी होगी और काम भी जल्दी होगा। ये एक एग्जाम्पल होगी। दूसरी एग्जाम्पल ले लें वर्जन कंट्रोल की। एक दफ़ा वर्जन कंट्रोल खुद करें। मैं तो इवन जिस टाइम पे डेस्कटॉप आया था गिटहब का, उस टाइम पे मैं ये कहा करता था गिटहब का डेस्कटॉप भी यूज़ ना करें जब तक आप गिट सीख रहे हैं, कमांड लाइन से करें, उसको शुरू से लेकर आखिर तक एक दफ़ा सारा काम चलाएं। आप चीज़ें ऐड करें, रिपोजिटरीज़ बनाएं, उसके अंदर फाइल्स ऐड करें, फाइल्स को अपडेट करें, फाइल्स को कमिट करें, पुश करें, पुल रिक्वेस्ट करें, सारे का सारा काम एक दफ़ा खुद चलाएं, रिव्यू भी बीच में करें, सारा काम आप खुद करेंगे। उसके बाद फिर आप AI के ज़रिए से टूल्स हैं आपके जो कि आपको खुद बताते हैं भाई ये मैंने चेंजेस किए हैं, डिफ्स वगैरह आएंगी, जो चीज़ें आएंगी आपको बड़ी आसानी से सीखने में मदद मिलेगी। इसी से रिलेटेड थर्ड एग्जाम्पल है कोड रिव्यू एक दफ़ा खुद करें। कोड रिव्यू से बेसिकली मुराद होती है जो लोग अंडर ग्रेजुएट में होते हैं वहाँ पे ये चीज़ का ज़्यादा फोकस नहीं होता, लेकिन बात ये है कि आप किसी और का कोड लें और उसको पढ़ें और उसमें देखें कि भाई ये जो मसला हल करने की कोशिश की जा रही थी उसके अंदर आया लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये चीज़ें इसी तरीके से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न्स की बड़ी अच्छी एग्जांपल बनती है कि काम सही तरीके से हुआ है लेकिन वो बेहतरीन डिज़ाइन पैटर्न नहीं है जो कि यहाँ पे लगना चाहिए था, तो इवन वो कोड रिव्यू के अंदर आता है। थोड़ी सी तफसील उसके अंदर ज़्यादा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले कोड रिव्यू एक दफ़ा खुद करें, उस प्रोसेस को पूरा खुद चलाएं, और उसके बाद फिर जो अभी आजकल गिटहब के कोपायलट है उसके ऊपर आपको मिलती हैं, बहुत सपोर्ट मिलती है, लेकिन उसको भी करें। जब एक दफ़ा आपने रिव्यू वगैरह कर लिया, पूरी पुल रिक्वेस्ट वाला अपने साइकिल चला लिया, उसके बाद वही वाला साइकिल आप गिटहब के कोपायलट के ज़रिए से भी करें, कोई और टूल मिलता है उसके ज़रिए से करें। आपके पास जितने
बग ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इशू ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके अंदर भी एआई की सपोर्ट आ रही है। हर काम उसके अंदर पहले एक दफ़ा मैनुअली करें और उसके बाद फिर आप उसको एआई टूल्स के ज़रिए से भी करें, ताकि आपको ये भी समझ आए कि वो काम करना किस तरह है, और फिर उसके बाद आपको ये भी समझ आए कि एआई टूल के ज़रिए से काम किस तरह करना है। करना ज़रूरी है, ये बात समझें। आजकल जब आप इंडस्ट्री की जॉब के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आपको काम आता है कि नहीं आता, जो सेंसिबल जगह हैं। जो सेंसिबल नहीं है वो तो ये भी नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको काम भी पूछेंगे। फिर आप ये कहेंगे आपको फलां टूल आता है कि नहीं आता, आपने वो टूल यूज़ किया, तो अपने आप को अप टू डेट रखें टूल्स के साथ। लेकिन सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकना। एक चौथी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि आपने वर्क फ्लोज को समझना है। वर्क फ्लोज इसको कहा जाता है कि जब सॉफ्टवेयर लार्ज स्केल हो जाता है तो उसके अंदर आप हर पीस कोड को अलग से नहीं लिख सकते। आप वर्क फ्लोज बनाते हैं कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। ये मैनुअली कागज़ के ऊपर फ्लो चार्ट नहीं होता, ये एग्जीक्यूटेबल वर्क फ्लोज होते हैं। वर्क फ्लोज बहुत कम जगह पे पढ़ाए जाते हैं, ज़रूर जाकर उसको देख लें, क्योंकि फ्यूचर में मेरा अंदाज़ा ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाएंगे। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि जब तक असेंबली लैंग्वेज में कोड हो रहा था तो कॉग्निटिव लोड एक हद तक प्रोग्रामर्स बर्दाश्त कर सकते थे, बहुत लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर नहीं लिखे जा सकते थे। फिर जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई तो उस वक्त हम लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर बना सकते थे, बेटर पैराडाइम्स आ गए, डिज़ाइन पैटर्न्स आ गए, APIs आ गई, तो हम बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स के ये उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई। असेंबली लैंग्वेज में पॉसिबल थियोरेटिकली तो थी, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी हमारे कॉग्निटिव लोड की वजह से। तो जब हाई लेवल लैंग्वेजेस और इन फ्रेमवर्क्स की वजह से लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर डेवलप हुए तो फिर लोगों ने नए नए किस्म के काम करने शुरू किए, जिसके लिए अब इनकी ज़रूरत थी। टेक्निकली थियोरेटिकली असेंबली लैंग्वेज में भी हो सकते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है क्योंकि टाइम की कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके से अब जब एआई टूल्स आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं तो ये वर्क फ्लोज आगे जाके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अभी तक अगेन उसके ऊपर थोड़ा सा कंस्ट्रेंट ये था कि जब वर्क फ्लोज में लोग काम करते थे तो कुछ चंद बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो कि इनको सपोर्ट करी थी, सैप हो गया और इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ऐसे टूल्स आ रहे हैं, जाके उन टूल्स को फॉलो करें, लैंग चेन देखें, लैंग ग्राफ देखें। गूगल का A2A अभी रिसेंटली उन्होंने रिलीज़ किया है, जिसके अंदर लार्ज स्केल वर्क फ्लोज वगैरह के ज़रिए से वो उस तरफ जा रहे हैं, और लैंग ग्राफ एसेंशियली यही चीज़ है। तो इन टूल्स को आपको देखना पड़ेगा, इसके बगैर चारा नहीं है कोई आगे। मसला ये है कि आप कहेंगे कि ये तो मैं वो सारे काम करूँ कि ये सारे काम करूँ। तो इसी वजह से ये कहा कि शुरू में जब आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर आपने मिसाल के तौर पे API के ऊपर अच्छे तरीके से काम किया हुआ है, आपको पता है जेसन क्या होता है, जेसन RPC को आपने देखा हुआ है, आपने एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्टिविटी की हुई है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी देखी हुई है, तो जब आप लैंग ग्राफ के ऊपर आएंगे ना, ऐसे होता है। अभी रिसेंटली मैंने लैंग ग्राफ के ऊपर काम किया, तो पूरा उनका जो वर्क फ्लो है वो सारे का सारा आप बैठ के एक दिन के अंदर समझ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। वरना वो वहाँ पे पैरेललाइजेशन की बात कर रहा होगा, सीरियलाइजेशन की बात कर रहा होगा, स्टेट स्पेस की चेंजेस की बात कर रहा होगा, परसिस्टेंस की बात कर रहा होगा। तो ये बातें अपनी जगह पे बहुत छोटी छोटी हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं हैं। लेकिन अगर आपको पहले से ये नहीं पता, आपने स्मॉल टॉय एग्जाम्पल्स के ऊपर ये नहीं देखी हुई, तो फिर इस बड़े स्केल के अंदर आपको बात समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ अपने आप को इस हद तक मत रखें कि आपके पास एक टूल है, आपने cursor.ai खोल लिया या ChatGPT खोल लिया, क्लाउड का कोई इंटरफेस खोल लिया, कोई भी API बेस्ड आपने वो खोल लिया और वहाँ पे टाइप किया या अपना कोड उसको दिया, जी मेरे लिए सही कर दो, उसने सही कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपको पता है कुछ नहीं है कि किस तरीके से हो रहा है। इन चीज़ों को समझेंगे जब आप अच्छे तरीके से अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, तो न सिर्फ ये कि आप AI टूल्स को बेहतर तरीके से यूज़ करेंगे, फाउंडेशन स्ट्रांग होंगी, तो बल्कि आप कल को AI टूल्स बनाने वाले भी होंगे, और जो AI बेस्ड टूल्स बनाने वाले हैं एटलीस्ट उनकी जॉब जो है वो सेफ़ है थोड़ी देर के लिए। बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं वो नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ बनाने वाले लोग हमेशा मौजूद रहेंगे, और आप अपने आप को वहाँ तब डाल सकते हैं जब आपकी फाउंडेशन भी स्ट्रांग है, प्लस आप AI टूल्स को यूज़ भी कर रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिकैप कर दूँ, लोग ये समझते हैं कि AI टूल को यूज़ करना बस ये है कि जी मैंने cursor.ai इंस्टॉल कर लिया, उसको अपना कोड बेस मैंने उसमें खोल लिया और बस उसको मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखता गया और वो मुझे बताता गया, मैं करता गया। AI टूल्स को जाके समझें कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, ताकि कल को आप उन टूल्स को उन कंपनीज़ के लिए बना सकें। हमेशा तो सब्सक्रिप्शन ChatGPT के लोग नहीं पे करते रहेंगे ना, सिर्फ पैसों की बात नहीं है, उसमें आप रिलायंट हो जाते हैं दूसरे बिजनेस के ऊपर। तो कोई भी बिजनेस दूसरे बिजनेस के ऊपर रिलायंस अपनी कम से कम करना चाहता है। कल को ओपन सोर्स मॉडल्स होंगे, उनको डिप्लॉय करना होगा, उनको यूज़ करना होगा, उनको इंटीग्रेट करना होगा। ये सारी चीज़ें जब समझ के करेंगे तो और दरवाजे बंद होंगे तो ये दरवाजे खुलेंगे। हमेशा CS का जो बूम और बस साइकिल आता है, इंशाल्लाह कभी उसके ऊपर वीडियो अलग से बनाऊंगा, पहला नहीं है ये कोई 3-4 तो मैं देख चुका हूँ। होता उसमें यही है कि जो लोग अपने आप को फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं और अपने आप को लेटेस्ट टूल्स के साथ भी रखते हैं, दोनों चीज़ें जब साथ आप चलाते हैं तो देन यूर सेफ। अगर आप इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को भी छोड़ देते हैं तो फिर हालात ख़राब हो जाते हैं।